हेलो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीपीएससी 101 राजनीतिक सिद्धांत की समझ, जो इग्नू का आपका एक सब्जेक्ट है। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार पेपर में आए हुए हैं, हमने वहाँ से निकाल के ये क्वेश्चंस निकाले हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें, हर बार ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो इस बार भी ये क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाइए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की भूमिका लिखेंगे। राजनीति सिद्धांत का उद्देश्य राजनीति को केवल सत्ता या शासक तक सीमित न रखकर उसके नैतिक, सामाजिक और व्यवहारिक पहलुओं को समझाना है। समय समय पर समाज, राज्य और व्यक्ति के बदलते संबंधों के कारण राजनीति के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण विकसित हुए। प्रत्येक दृष्टिकोण राजनीति को अलग अलग आधारों जैसे नैतिकता, इतिहास, संस्थाएं, व्यवहार और विचारधाराओं के माध्यम से समझने का प्रयास करता है। इन दृष्टिकोणों का अध्ययन राजनीति की व्यापक और गहन समझ प्रदान करता है। तो इसके बाद हम देखेंगे अलग अलग दृष्टिकोण। तो पहला है हमारा दार्शनिक दृष्टिकोण। दार्शनिक दृष्टिकोण राजनीतिक सिद्धांत का सबसे प्राचीन और मूल दृष्टिकोण है। इसमें राजनीति को नैतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और आदर्श राज्य जैसे मूल्यों के आधार पर समझा जाता है। प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक और रूसो जैसे विचारकों ने इस दृष्टिकोण से राजनीति का अध्ययन किया। यह दृष्टिकोण यह बताता है कि राज्य कैसा होना चाहिए, शासन का आदर्श स्वरूप क्या है। इसमें तर्क, विवेक और नैतिक मूल्यों को विशेष महत्व दिया गया है। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति सिद्धांत को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में समझना आवश्यक है। किसी भी राजनीतिक विचार या सिद्धांत का विकास उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ा होता है। यह दृष्टिकोण बताता है कि विचार स्थिर नहीं होते बल्कि समय के साथ बदलते रहते हैं। इस दृष्टिकोण के अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं जैसे विचार कैसे विकसित हुए और उन्होंने समाज को कैसे प्रभावित किया। नंबर थर्ड, संस्थागत दृष्टिकोण। संस्थागत दृष्टिकोण राजनीति का अध्ययन राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से करता है। इसमें राज्य सरकार, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका और नौकरशाही जैसे संस्थाओं पर ध्यान दिया जाता है। यह दृष्टिकोण यह समझाने का प्रयास करता है कि ये संस्थाएं कैसे कार्य करती है, जैसे राजनीतिक निर्णयों को कैसे प्रभावित करती है। प्रारंभिक राजनीतिक अध्ययन में इन दृष्टिकोण का प्रमुख स्थान रहा है। हालांकि इनमें मानव व्यवहार और सामाजिक कारकों की अनदेखी की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है व्यवहारिक दृष्टिकोण। व्यवहारिक दृष्टिकोण राजनीति को आदर्शों की बजाय वास्तविक मानव व्यवहार के आधार पर समझता है। यह दृष्टिकोण अनुभव, तथ्य, आंकड़ों और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इसमें मतदाता व्यवहार, राजनीतिक दलों की गतिविधियों और नेताओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। 20वीं शताब्दी में दृष्टिकोण लोकप्रिय हुआ। इसका उद्देश्य राजनीति को एक वैज्ञानिक विषय बनाना था जिसमें निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष निकाले जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीति को वर्ग संघर्ष के रूप में देखता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार दो वर्गों, पूंजीपति और मजदूर में विभाजित होता है। राज्य शासक वर्ग के हितों की रक्षा करता है। यह दृष्टिकोण आर्थिक संरचना को राजनीति का आधार मानता है। इसमें उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दृष्टिकोण सामाजिक समानता, वर्गहीनता, समाज और शोषण के अंत पर जोर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास उदारवादी दृष्टिकोण। उदारवादी दृष्टिकोण व्यक्ति की स्वतंत्रता और को राजनीति का केंद्र मानता है। इसमें व्यक्तिगत अधिकारों, कानून के शासन, लोकतंत्र और सीमित सरकार पर जोर दिया जाता है। लॉक, मिल और बेंथम इनके प्रमुख विचारक हैं। इसमें आपने याद रखना है लॉक, मिल और
बेंथम जो थे इसके प्रमुख विचारक है। यह दृष्टिकोण मानता है कि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना है। जो राज्य है उसका उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इसी दृष्टिकोण से प्रभावित है। इसमें तर्क, सहिष्णुता और बहुत्ववाद को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नारीवादी दृष्टिकोण। नारीवादी दृष्टिकोण राजनीति में महिलाओं की भूमिका और लैंगिक असमानता पर ध्यान केंद्रित करता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि पारंपरिक राजनीति पुरुष प्रधान थी। इसमें महिलाओं के अधिकार, सम्मान, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की बात की जाती है। यह राजनीति, परिवार और समाज में शक्ति संबंधों का विश्लेषण करता है। नारीवादी दृष्टिकोण राजनीति को अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बनाने का प्रयास करता है। इस क्वेश्चन का निष्कर्ष है। निष्कर्ष में हमने लिखा है राजनीति सिद्धांत के विभिन्न दृष्टिकोण राजनीति की गहन समझ देते हैं। ये आदर्श, व्यवहार, संस्थाएं, इतिहास और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के आधार पर राजनीति प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के दृष्टिकोण, तो आप इनको जरूर याद करें। हर बार पेपर में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये अगर आप इन सभी दृष्टिकोण जो मैंने बताए इनको आप लिखेंगे तो आपके 20 में से लगभग 15 से 18 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। अगर आप इनको लिख देंगे 15 से 18 से 19 नंबर आपके पक्के हैं अगर आप इनको लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उदारवाद के केंद्रीय सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। उदारवाद के केंद्रीय सिद्धांत क्या है, इनका वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। उदारवाद राजनीति का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर केंद्रित है। जो उदारवाद है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर केंद्रित है। आप जो मैं बिंदु अंडरलाइन कर रहा हूँ इनको जरूर से अपने क्वेश्चन में लिखना है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना और राज्य को सीमित करना है। जो उदारवाद है उसका उद्देश्य है व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना और राज्य को सीमित करना है। उदारवाद लोकतंत्र, कानून और शासन और सामाजिक उत्तरदायित्व को महत्वपूर्ण मानता है। जो उदारवाद है ये लोकतंत्र, कानून और शासन और सामाजिक उत्तरदायित्व को महत्वपूर्ण मानता है। इसके द्वारा समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक भलाई का संतुलन स्थापित होता है। तो अब हम देखेंगे इसके केंद्रीय सिद्धांत। पहला है हमारे पास व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल लिबर्टी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता उदारवाद का महत्वपूर्ण आधार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार, विश्वास और कार्यों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य का मुख्य कर्तव्य इस स्वतंत्रता की रक्षा करना है। यह सिद्धांत व्यक्ति की आत्म सम्मान और आत्म विकास को सुनिश्चित करता है। व्यक्ति को अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए, बशर्ते यह दूसरों के अधिकारों का हनन ना करे। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नंबर समान अवसर। उदारवाद यह मानता है कि समाज के सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। उदारवाद यह मानता है कि जो समाज में सब व्यक्ति हैं उनको सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या भाषा बोलते हो, कोई किसी भी धर्म के हो, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में समानता सुनिश्चित करनी चाहिए। यह सिद्धांत समाज में निष्पक्षता और विकास को बढ़ावा देता है और सभी व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर देता है। नेक्स्ट है संसदीय सरकार और लोकतंत्र। तो इसमें उदारवाद के अनुसार सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और उसकी गतिविधियां संविधान और कानूनों के अनुसार नियंत्रित होती है। लोकतंत्र नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। जनता का नियंत्रण और जवाबदेही शासन की स्थिरता सुनिश्चित करती है। संसदीय प्रणाली में निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी और न्याय संगत होती है, जिससे शासन में लोगों का विश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास कानून का शासन। कानून का शासन प्रत्येक व्यक्ति और संस्था पर समान रूप से लागू होना चाहिए। इसमें
अत्याचार, सत्ता का दुरुपयोग और मनमाने निर्णय रोकने में मदद मिलती है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि राज्य और नागरिक कानूनों के दायरे में ही कार्य करें। न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्ष कानूनी व्यवस्था व्यक्ति की सुरक्षा और समानता की गारंटी देती है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता। उदारवाद निजी संपत्ति और आर्थिक स्वतंत्रता में विश्वास करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति का उपयोग और आर्थिक निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। यह सिद्धांत मुक्त बाजार, निजी उद्यम और प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देता है। आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्ति को नवाचार और विकास के अवसर देती है। राज्य केवल नियम और निगरानी में हस्तक्षेप करता है, न कि आर्थिक निर्णयों में। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग समाज के हित और न्याय के अनुसार करे। नेक्स्ट है हमारे पास सामाजिक संवेदनशीलता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ समाज के प्रत्येक जिम्मेदारी भी आवश्यक है। उदारवाद मानता है कि किसी के अधिकार दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। समाज में सहयोग, नैतिकता और सामूहिक भलाई सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग समाज के हित और न्याय के अनुसार करे। नेक्स्ट है हमारे पास निष्कर्ष। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, अवसर और न्याय पर आधारित है। यह सिद्धांत लोकतंत्र, कानून का शासन और सामाजिक जिम्मेदारी को महत्व देता है। इससे द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक भलाई का संतुलन सुनिश्चित होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन उदारवाद के सिद्धांत। पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपको अगर पेपर में आए तो आप इन पॉइंट्स को एज इट इज़ लिख दें। इसमें एग्जामिनर आपके मार्क्स एक भी मार्क्स नहीं काट सकता। अगर आपने ये पूरे पॉइंट्स जो मैंने बताए इनको आप पेपर में लिख देंगे, एग्जामिनर आके एक भी मार्क्स नहीं काटेगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत के विस्तार की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का परिचय। नारीवाद एक सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण है जो महिलाओं के अधिकार, समानता और उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में बराबरी के अवसर सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य लैंगिक असमानताओं को पहचानना और उन्हें दूर करना है। नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत महिलाओं को केवल पारंपरिक भूमिका तक सीमित न रखने का समर्थन करता है, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भी बराबरी का अधिकार देने की मांग करता है। जो नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत है उनमें महिलाओं के साथ भेदभाव को ख़त्म करके उन्हें समानता, मतलब पुरुषों के बराबर ही उनके अधिकार, राजनीतिक सिद्धांत और मतलब उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो, तो इसे सुनिश्चित करता है। तो हम अब देखते हैं नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य बिंदु। तो पहला है समानता। नारीवादी सिद्धांत के अनुसार महिलाओं और पुरुषों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अवसर समान होने चाहिए। मतलब महिलाओं और पुरुषों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अवसर समान होने चाहिए। उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। महिलाओं को चुनाव, सरकारी पद, शिक्षा और रोजगार में बराबरी का अधिकार होना चाहिए। उदाहरण के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण, समान वेतन, शिक्षा का अधिकार इसके उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास शक्ति और अधिकार। नारीवादी राजनीति महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सशक्त बनाती है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि महिलाएं अपने जीवन से जुड़े फैसलों में भाग लें और उनके अधिकारों का हनन ना हो। थर्ड पॉइंट है लैंगिक असमानताओं का विरोध, ऑपोजिशन टू जेंडर इनइक्वालिटीज। तो यह सिद्धांत सामाजिक संरचनाओं और संस्थाओं द्वारा उत्पन्न लैंगिक भेदभाव की आलोचना करता है। यह महिलाओं को उनके पारंपरिक सीमाओं से मुक्त करने और समान अवसर प्रदान करने पर जोर देता है। नेक्स्ट है फोर्थ, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। नारीवादी राजनीति का उद्देश्य न केवल व्यक्तिगत समानता बल्कि समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा, भेदभाव, उत्पीड़न को समाप्त करने की मांग शामिल की गई है। मतलब सामाजिक न्याय में
महिलाओं के साथ समाज में बिल्कुल न्याय होना चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना होना चाहिए, उनके साथ कोई भी हिंसा उत्पीड़न ना हो, इसकी बात सामाजिक न्याय में की गई है। 5th है समान प्रतिनिधित्व, इक्वल रिप्रेजेंटेशंस। नारीवादी सिद्धांत महिलाओं को राजनीतिक सिद्धांत में उचित प्रतिनिधित्व देने की वकालत करता है। इसका मतलब केवल वोट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि नीति निर्माण और शासन में भी उनका सक्रिय भाग होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट 6th पॉइंट, शिक्षा और जागरूकता, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। नारीवाद महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देता है। इसके अनुसार महिलाओं को न केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित शिक्षा मिलनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों और समाज में अपनी भूमिका के बारे में भी जागरूकता होनी चाहिए। शिक्षा उन्हें निर्णय लेने में सक्षम बनाती है और लैंगिक भेदभाव को उनके खिलाफ सशक्त करती है। तो इसका मतलब है कि जो शिक्षा है वो नारीवाद तो महिलाओं की शिक्षा सामाजिक जागरूकताओं को बढ़ावा देती है, जिसमें महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव और को समाप्त करते हैं, और शिक्षा से महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसके बाद लैंगिक असमानता लैंगिक भेदभाव समाज में समाप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक स्वतंत्रता। नारीवादी सिद्धांत महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर देता है। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना महिलाओं को वास्तविक समानता नहीं मिल सकती। इसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार, उद्यमी और संपत्ति में अधिकार देने के माध्यम से उनकी स्थिति मजबूत करना है। नेक्स्ट है 8th पॉइंट, समान कानूनी अधिकार, इक्वल लीगल राइट्स। यह सिद्धांत महिलाओं को कानून में पुरुषों के बराबर अधिकार देने का समर्थन करता है। इसमें संपत्ति, विवाह, तलाक, बाल संरक्षण और कार्यस्थल पर समानता शामिल है। कानूनी समानता महिलाओं को समाज में सुरक्षित और स्वतंत्र बनाती है। मतलब ये जो 8th पॉइंट है ये कह रहा है कि समान कानून अधिकार, मतलब पुरुषों और महिलाओं के लिए बराबर कानूनी अधिकार, सभी के लिए बराबर कानूनी अधिकार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरुषों के लिए कोई विशेष अधिकार और महिलाओं के लिए कोई वो ना हो, इसमें ऐसी बात नहीं कही जाइए। इसमें बोलता है कि सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार होने चाहिए। इसमें संपत्ति, विवाह, तलाक और कार्यस्थल में काम करना, सभी समान अधिकार होने चाहिए। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को सुनिश्चित करना है। यह न केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि समाज में न्याय, समान अवसर और सम्मान की दिशा में बदलाव लाता है। शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, कानूनी अधिकार और राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से नारीवाद महिलाओं को समाज में समान दर्जा दिलाने का मार्ग प्रशस्त करता है। समग्र रूप से यह सिद्धांत समाज को आर्थिक, न्यायपूर्ण, संतुलित और संवेदनशील बनाने का कार्य करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नारीवाद से रिलेटेड। पेपर में है, हर पेपर में, मतलब हर साल ये पेपर में रिपीट हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को एज इट इज जैसे मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं वैसे ही आप इनको एक्सप्लेन कर देंगे और ये पॉइंट्स लिख देंगे, तो आपके 20 में से 20 नंबर आएंगे इस क्वेश्चन में। और हर क्वेश्चन में आपने निष्कर्ष लिखना है, जिससे एग्जामिनर पे इफेक्ट पड़ता है। हर क्वेश्चन में निष्कर्ष लिखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नई वीडियोस इससे रिलेटेड आएंगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।